बच्चों क्वेश्चन है इन द गिवन फिगर अ डायोड D is connected to an external resistance 100 ohm and an EMF of 3.5 volt. If the barrier potential developed across the diode is 0.5 volt, the current in the circuit will be. तो आप जानते हैं कि आइडियल डायोड अगर है तो उसका रेजिस्टेंस 0 होता है फॉरवर्ड बायसिंग में और रिवर्स बायसिंग में इनफाइनाइट। लेकिन आइडियल डायोड तब मानना चाहिए जब एग्जामिनर ने डायोड का रेजिस्टेंस ना तो दिया हो और ना पूछा हो। यहां तो उन्होंने कह दिया कि डायोड के अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस है, IR है। जब इससे करंट का फ्लो होगा तो IR तो एक R भी होगा और IR का प्रोडक्ट 0.5 है, तो आइडियल डायोड नहीं है। बल्कि इस डायोड के अक्रॉस 0.5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस हो रहा है। टोटल कितना है 3.5, जिसमें से अगर 0.5 डायोड के पास रह गया तो इस रेजिस्टेंस के पास कितना आया 3 वोल्ट। किसी क्लोज्ड पाथ पर पोटेंशियल ड्रॉप का एल्जेब्रिक सम 0, यही तो कहता है ना किरचॉफ का सेकंड लॉ। तो आपने 3.5 वोल्ट जो ये सप्लाई किया पूरे सर्किट में जितने भी एलिमेंट लगे हुए होंगे सब पर बट जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो अगर डायोड के पास सिर्फ 0.5 गया तो बचा हुआ 3 वोल्ट इस रेजिस्टेंस के पास गया। इसीलिए रेजिस्टेंस जो है उसके अक्रॉस मैं कह सकता हूं करंट इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। मैं सिर्फ इस रेजिस्टेंस पर ये अप्लाई कर रहा हूं। तो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 3 वोल्ट है, जबकि रेजिस्टेंस है 100 ओम। तो करंट हो गई 3 इंटू 10 टू द पावर -2 एम्पियर। 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड करके 30 इंटू 10 टू द पावर -3 एम्पियर, मतलब 30 मिली एम्पियर। ठीक है जी, ये हुआ हमारा आंसर। अगला सवाल है इफ अ पीएन जंक्शन if in a PN junction a square input signal of 10 volt is applied as given, then the output voltage across RL will be। अगर आपको डायग्राम थोड़ा छोटा नजर आ रहा हो तो मैं बड़ा बना देता हूं। उन्होंने ये कहा कि ये कोई इनपुट है -5 वोल्ट और +5 वोल्ट जो हम दे रहे हैं, और किसको दे रहे हैं, इस सर्किट को जिसमें एक डायोड लगा हुआ है और यहां पर एक रेजिस्टेंस RL, दिस वन, ये लगा हुआ है, इसको दे रहे हैं। तो आप देख सकते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर का काम करेगा, सिंगल एक डायोड लगा हुआ है। तो जब ये +5 वोल्ट आप यहां पर देंगे, इस पॉइंट ए पर +5 वोल्ट देंगे, तो उस टाइम इस लोड रेजिस्टेंस में पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। बच्चों ना तो उसने डायोड का पोटेंशियल डिफरेंस दिया ना उसने डायोड का रेजिस्टेंस दिया, तो आप डायोड को क्या मानेंगे, आइडियल। और आइडियल डायोड 0 रेजिस्टेंस ऑफर करेगा फॉरवर्ड बायसिंग में, तो 0 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप इसके अक्रॉस होगा। तो जब फॉरवर्ड बायसिंग का +5 वोल्ट आएगा, जिसमें से 0 यहां पर आया, तो पूरा का पूरा 5 वोल्ट लोड रेजिस्टेंस पर ही ड्रॉप होगा। और जब -5 वोल्ट आएगा रिवर्स बायसिंग वाला, तो इसमें कुछ भी पोटेंशियल ड्रॉप उस टाइम नहीं आएगा लोड रेजिस्टेंस में, क्योंकि रिवर्स बायसिंग होगी उस टाइम, रिवर्स बायसिंग में इनफाइनाइट रेजिस्टेंस दिखा देगा। तो इसीलिए जब लोड रेजिस्टेंस का आउटपुट जो हमारा लोड रेजिस्टेंस है उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस का जब ग्राफ बनाया जाएगा, तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि क्या वो ये होगा, और यहाँ पे लिखा है -5 वोल्ट, तो हम कहेंगे नहीं, -5 वोल्ट जब आप दोगे उस टाइम तो लोड रेजिस्टेंस में पोटेंशियल ड्रॉप होगा ही नहीं। ये हाफ वेव रेक्टिफायर की तरह बिहेव करेगा ना, तो उस टाइम आएगा ही नहीं कोई पोटेंशियल डिफरेंस इसमें। तो जिस भी ऑप्शन में जैसे ए और सी में -5 -10 लिखा है वो तो गलत ही हो गया। तो बी और डी दो ऑप्शन है, एक कहता है +5 वोल्ट, एक कहता है 10 वोल्ट। देखो जब फॉरवर्ड बायसिंग में 5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस दोगे, 0 डायोड पे रह जाएगा, बचा 5, तो लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस भी 5 वोल्ट ही आएगा। 10 का तो सवाल ही नहीं उठता, इसलिए 5 वोल्ट मतलब बी आपका राइट चॉइस होगा कि ये आपका 5 वोल्ट +5 वोल्ट जब आपका आएगा उस टाइम लोड रेजिस्टेंस में आपको पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा, और वो 5 वोल्ट का ही होगा, क्योंकि डायोड को हम आइडियल मानेंगे।
अगला सवाल ये है, करंट सप्लाइड बाय द बैटरीज, इस सर्किट में करंट कितना सप्लाई हो रहा है। तो इस तरह से इन्होंने एक डायोड बना के यहाँ पे 10 ओम का रेजिस्टेंस लगा दिया, यहाँ पे इस तरह से डायोड लगा के एक 20 ओम का रेजिस्टेंस लगा दिया, और नीचे यहाँ पर एक 5 वोल्ट की बैटरी लगा दी। इधर हाई पोटेंशियल है, दिस इज हाई पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल। तो इसका ये मतलब हुआ बच्चों कि ये वाला डायोड तो फॉरवर्ड बाइज्ड है पर ये रिवर्स बाइज्ड है, और रिवर्स बायसिंग में आइडियल डायोड इनफाइनाइट रेजिस्टेंस दिखाता है, मतलब इस वाली ब्रांच का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो जाएगा, इसमें करंट नहीं जाएगी, तो करंट इस 5 वोल्ट से निकलकर सारी की सारी इधर जाएगी। तो जिस रास्ते पर करंट फ्लो हो रहा है उस रास्ते का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सिर्फ और सिर्फ 10 ओम है, इसलिए करंट का फ्लो होगा। करंट देने वाला मतलब 5 वोल्ट अपॉन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूरे रास्ते का, तो 0.5 एम्पियर की करंट यहां पर होगी। तो इस सवाल का सही आंसर होगा डी। इन फॉरवर्ड बायसिंग ऑफ द पीएन जंक्शन, फॉरवर्ड बायसिंग में क्या होता है, तो हम कहेंगे भाई पी को पी से कनेक्ट कर देते हैं, एन को एन से कनेक्ट कर देते हैं, पी टाइप जो है उसको बैटरी की पॉजिटिव प्लेट से कनेक्ट कर देते हैं, और जो आपका एन टाइप है उसको नेगेटिव प्लेट से कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है जी। और फॉरवर्ड बायसिंग में इसके साथ साथ डिप्लीशन लेयर पतली हो जाती है और पोटेंशियल बैरियर कम हो जाता है। ठीक है जी। तो देखिए डी ऑप्शन, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कनेक्टेड टू द पी साइड और डिप्लीशन लेयर जो है वो थिन हो जाएगी। ओके, पोटेंशियल बैरियर कम हो जाता है, डिप्लीशन लेयर पतली हो जाती है, पी को पी से एन को एन से कनेक्ट किया जाता है। इन द फॉलोइंग फिगर द डायोड्स व्हिच आर फॉरवर्ड बायस्ड, आप जानते हैं कि फॉरवर्ड बायसिंग कब होती है, जब इस बैरियर के आगे लो पोटेंशियल हो और यहाँ हाई पोटेंशियल हो, तब होती है फॉरवर्ड बायसिंग। तो ऐसा किस में है, मतलब यहाँ पे जो आपके 4 ऑप्शन बने हुए हैं उसमें से कुछ ऑप्शन ऐसे हैं जिसमें इस तरीके का डायग्राम बना हुआ है। तो देखिए बैरियर के आगे लो पोटेंशियल होना चाहिए और इधर हाई पोटेंशियल होना चाहिए, ऐसा जब भी है तो आप हमेशा उसको फॉरवर्ड बायसिंग ही कहेंगे। जैसे कि आप देखें जो आपका ऑप्शन सी है उसमें यहाँ पर -12 वोल्ट लिखा है और इधर कहीं जाकर ये -5 वोल्ट लिखा है। -5 और -12 में -12 जो है वो लो पोटेंशियल है और -5 हाई पोटेंशियल है। तो ऐसा ही होना चाहिए और ऐसा ही है, मतलब ये फॉरवर्ड बायसिंग है, इसलिए सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल है बच्चों, एप्लीकेशन ऑफ अ फॉरवर्ड बायस्ड पीएन जंक्शन। फॉरवर्ड बायस्ड पीएन जंक्शन करता क्या है, तो आप जानते हो ना कि जब तक हम बायसिंग नहीं करते तो डिफ्यूजन होना तो चाहता है, लेकिन जो पोटेंशियल बैरियर है वो होने नहीं देता, डिप्लीशन लेयर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो होने नहीं देता, जिसकी वजह से डिफ्यूजन बहुत कम होता है, और फॉरवर्ड बायसिंग करते ही वो डिफ्यूजन बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि फॉरवर्ड बायसिंग डिप्लीशन लेयर के पोटेंशियल बैरियर को कम करती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही होता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस के कम होने से इलेक्ट्रिक फील्ड भी वीक हो जाएगा। तो ये करता है फॉरवर्ड बायस। तो जिस भी ऑप्शन में लिखा हो डिफ्यूजन करंट बढ़ जाती है, या लिखा हो डिप्लीशन लेयर कम पतली हो जाती है, या उसका पोटेंशियल डिफरेंस कम हो जाता है, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कमजोर हो जाता है, तो वो ऑप्शन सही होगा। जैसे कि इसमें डी में लिखा है डिक्रीज द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डिप्लीशन रीजन। देन आई एम गोइंग फॉर क्वेश्चन नंबर 37, इनमें से कौन सा रिवर्स बायस्ड है। तो ऐसे सवाल हम कई बार कर चुके हैं ना बच्चों। रिवर्स बायसिंग किसको बोलेंगे, देखो ये तुम्हारे डायोड का सिंबल है, चाहे ऐसे बना लो चाहे ऐसे बना लो, राइट, डायोड ऐसे, तो ये डायोड का सिंबल है। तो आप ध्यान रखो कि बैरियर के आगे इधर लो पोटेंशियल होना चाहिए, इधर लो पोटेंशियल होना चाहिए, और इधर यहाँ पर हाई पोटेंशियल होना चाहिए। इसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड बायसिंग, इसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड बायसिंग। तो जिसमें इसका उल्टा हो, मतलब यहाँ पर हाई लिख रहा हो यहाँ पर लो लिख रहा हो, वो रिवर्स बायसिंग है। जैसे सी में देख लो, देखो सी जो आपका ऑप्शन है उस ऑप्शन में यहाँ कहीं जाके लिखा है +5 वोल्ट और इधर अर्थिंग कर रखी है, मतलब 0 वोल्ट, मतलब इधर लो पोटेंशियल है और इधर हाई पोटेंशियल है। तो देखो उल्टा नहीं हो गया, तो ये रिवर्स बायसिंग हो गया। रिवर्स बायसिंग किसमें है, यही वो पूछ रहा था। अगला सवाल, रिवर्स बायस अप्लाइड टू अ जंक्शन डायोड, रिवर्स बायसिंग अप्लाइड टू अ जंक्शन डायोड। तो जब हम रिवर्स बायसिंग किसी जंक्शन डायोड पे लगा देते हैं तो क्या होता है, तो मैं कहूंगा भाई डिप्लीशन लेयर की थिकनेस बढ़ जाती है, पोटेंशियल बैरियर बढ़ जाता है, इलेक्ट्रिकल स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, डिफ्यूजन करंट कम हो जाती है। इतने सारे ऑप्शन चूज कर सकता हूँ। जिनर डायोड उससे मैं बना सकता हूँ, फोटो डायोड उससे मैं बना सकता हूँ। आइए देखिए कौन सा ऑप्शन यहाँ पे लिखा है, लोअर द पोटेंशियल बैरियर, नहीं जी, बढ़ा देता है, पोटेंशियल बैरियर को बढ़ा देता है, बी ऑप्शन सही। अगला सवाल,
बैरियर पोटेंशियल ऑफ अ पीएन जंक्शन डायोड डज नॉट डिपेंड, ये किस किस चीज पर डिपेंड नहीं करता? बैरियर पोटेंशियल, देखिए बैरियर पोटेंशियल टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। आप जानते हैं फॉरवर्ड बायसिंग करने से कम हो जाता है, रिवर्स बायसिंग से बढ़ जाता है। बैरियर पोटेंशियल टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, क्योंकि टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, तोड़ देंगे वो बैरियर को, है ना। डोपिंग पे भी डिपेंड करेगा, डोपिंग पे भी डिपेंड करेगा। डायोड के डिजाइन पे डिपेंड नहीं करता। तो किस पे डिपेंड नहीं करता? डायोड के डिजाइन पे डिपेंड नहीं करता। फॉर द गिवन सर्किट ऑफ पीएन जंक्शन डायोड विच इज करेक्ट, इसमें से क्या करेक्ट है? चलिए देखते हैं क्या करेक्ट है। देखिए, तो कह रहा है फॉरवर्ड बायसिंग करेंगे तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा, रिवर्स बायसिंग करेंगे तो कितना होगा। अब एक बात बताओ, यहाँ पे एक डायोड बना हुआ है ना, क्या उसने बताया कि डायोड का रेजिस्टेंस कितना है? क्या उसने बताया कि डायोड के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? नहीं बताया। इसका मतलब ये हुआ कि डायोड आइडियल माना जाएगा। अगर आइडियल डायोड माना जाएगा तो फॉरवर्ड बायसिंग जिस टाइम होगी तो आइडियल डायोड कितना दिखाएगा? जीरो रेजिस्टेंस। और अगर जीरो रेजिस्टेंस दिखाएगा तो आई आर की वैल्यू डायोड के अक्रॉस जीरो होगी। तो ये जो बैटरी वी वोल्ट देगी ये सारा का सारा किसको मिलेगा? रेजिस्टेंस को, फॉरवर्ड बायसिंग में। तो क्या ऐसा कहीं लिखा है? देखो पहले ही ऑप्शन में लिखा है कि फॉरवर्ड बायसिंग करोगे तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस वी आ जाएगा। सवाल नंबर 41 पे चलते हैं। द करंट इन द सर्किट इज, इस सर्किट में करंट की वैल्यू बतानी है बच्चों। ये आपकी 5 वोल्ट की सेल ऐसे लगी हुई है, तो ये हाई पोटेंशियल है, तो इसका मतलब यहाँ पर हाई पोटेंशियल। तो ये डायोड देखो इधर हाई पोटेंशियल कनेक्टेड है और ऐसा ही होना चाहिए, तो इसकी तो फॉरवर्ड बायसिंग है। लेकिन इसमें तो ये इधर बैरियर के इधर लो पोटेंशियल होना चाहिए ना, पर हाई है, तो इसकी तो रिवर्स बायसिंग हो गई। इसकी तो रिवर्स बायसिंग हो गई, तो इधर तो करंट जाएगी नहीं। तो सारी की सारी जो करंट है बच्चों वो ऐसे चलेगी, पहले इसमें जाएगी, फिर डायोड में जाएगी, फिर 30 ओम में जाएगी, फिर वापस आएगी। तो रास्ते का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हुआ? देखो, एक तो 20 ओम में गई करंट, आइडियल डायोड का रेजिस्टेंस 0, फिर एक 30 ओम में गई, तो 50 ओम रेजिस्टेंस हो गया। करंट देने वाला कौन है? 5 वोल्ट की बैटरी, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो इसका मतलब 1/10, तो 0.1 एम्पियर। 1/10, 5/50, 5/50, देखो बी में लिखा है 5/50 मतलब 1/10 या 0.1 एम्पियर, ऐसा कोई भी ऑप्शन हो सकता था। चलें आगे। देख रहे हो कैसे सवाल आते हैं, एक्चुअल प्रीवियस से ले रहा हूं और इन्होंने आफत ही कर रखी है। देखो यही पूछते रहते हैं, इनमें से कौन सा फॉरवर्ड बायस्ड है, इनमें से कौन सा रिवर्स बायस्ड है। तो मुझे तो यही फॉरवर्ड बायस्ड दिख गया। देखो देखो, बैरियर के आगे लो पोटेंशियल है -2 वोल्ट, पीछे 0 वोल्ट, 0 और -2 में 0 बड़ा है, -2 छोटा है, तो देखो यही फॉरवर्ड बायसिंग है। तुम चारों को देख लो। अगले सवाल पे चलो। फॉरवर्ड बायसिंग में पोटेंशियल बैरियर का क्या होता है? कम हो जाता है। देख रहे हो क्या बेसिक बेसिक सवाल आते हैं, तुमने वैसे ही परेशान कर रखा था। सेमीकंडक्टर करवा दो सर रिवाइज सर। अगले सवाल पे देखो। इन अ जंक्शन डायोड द होल्स आर ड्यू टू, बताओ जंक्शन डायोड में होल्स क्यों होते हैं? तो होल्स क्या है? होल है क्या है? होल जहां से इलेक्ट्रॉन चला जाता है वहां पे वैकेंसी क्रिएट हो जाती है, तभी तो होल कब बनता है? जब इलेक्ट्रॉन चला गया, मतलब मिसिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके। द कॉज ऑफ पोटेंशियल बैरियर इन अ पीएन जंक्शन डायोड, तो बच्चों पोटेंशियल बैरियर पीएन जंक्शन डायोड में क्यों बनता है? तो हम कहेंगे कि भाई जैसे ही हमने पीएन जंक्शन बनाया था, डोपिंग की थी, तो कंसंट्रेशन डिफरेंस की वजह से एन की तरफ से इलेक्ट्रॉन पी की तरफ डिफ्यूज हो गए थे, या पी की तरफ से होल एन की तरफ डिफ्यूज हो गए थे, और प्लस माइनस क्रिएट हो गया था, पोटेंशियल बैरियर बन गया था। ऐसा जहां पर भी लिख रहा हो, तो ऐसा कहां पर लिख रहा है? देखो, कंसंट्रेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज नियर द जंक्शन, कंसंट्रेशन डिफरेंस की वजह से डिफ्यूजन होता है और पीएन जंक्शन बन जाता है। अगला सवाल। A semiconductor device is connected in series circuit with a battery and a resistance. A current is found to pass through the circuit. If the polarity of the battery is reversed, the current drops to almost zero. मतलब पहले तो करंट थी, लेकिन बैटरी की पोलैरिटी बदलते ही करंट नेग्लिजिबल हो गई, तो इसे ही तो डायोड कहते हैं। एक डायरेक्शन में करंट को अलाउ करे, बैटरी की पोलैरिटी चेंज करके दोबारा कनेक्ट कर दो तो बैटरी नेग्लिजिबल करंट दे, उसे तो कहते हैं डायोड। तो बोलो डिवाइस क्या रही होगी? तो डिवाइस एक डायोड रही होगी। डायोड क्या होता है? डायोड पी और एन जंक्शन होना चाहिए, ओनली पी टाइप ओनली एन टाइप नहीं हो, पी और एन का जंक्शन होना चाहिए। कहां लिखा है? सी में लिखा है, पी एन जंक्शन डायोड।
आगे कह रहा है डायोड यूज्ड इन द सर्किट हैज अ कांस्टेंट वोल्टेज ड्रॉप एट 0.5 वोल्ट 0.5 वोल्ट at all current and a maximum power rating of 100 milliwatt. तो बच्चों ये बताओ कि वो उसने जो डेटा दिया उसको साथ साथ लिखते रहते हैं। उसने कहा वोल्टेज ड्रॉप 0.5 वोल्ट पावर 100 मिली वॉट। तो आप जानते हो ना कि P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, पावर कंजप्शन इज वी स्क्वायर अपॉन आर। तो R इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन पी। V की वैल्यू उसने कही 0.5। V की वैल्यू कितनी बोली? 0.5। ओनली डायोड की बात कर रहा हूँ अभी, ओनली जो इसने सर्किट में डायोड दे रखा है उसकी बात कर रहा हूँ, 0.5। और पावर रेटिंग जो है इस डायोड की वो है 100 मिली वॉट, 100 मिली वॉट। यहां से जब मैंने इसका रेजिस्टेंस कैलकुलेट किया तो ये रेजिस्टेंस कैलकुलेट होके आ गया, ये देखो ये पॉइंट से ये पॉइंट गया तो नीचे 100, तो 5 इंटू 5 इज 25। नीचे देखो 100 100 10 रेज़ टू पावर 4 और ये 10 रेज़ टू -3, तो नीचे एक 10 बचा जो ऊपर आके 10 टू द पावर -1 बन गया। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू 2.5 ओम आ गई। ये किसका रेजिस्टेंस आया? ये रेजिस्टेंस आया डायोड का। तो डायोड का इतना रेजिस्टेंस है, ठीक। तो फिर डायोड में करंट कितनी है? तो I इज इक्वल टू वी बाई आर लगा दिया। आप कहोगे तो ओम्स लॉ को फॉलो ही नहीं करता। अरे नालायक बच्चों, ओम्स लॉ होता है V इज प्रोपोर्शनल टू I। ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर नहीं होता, ओम्स लॉ होता है V इज प्रोपोर्शनल टू I, है ना। V इज इक्वल टू आई आर तो लगा ही सकते हो। तो I इज इक्वल टू V अपॉन आर। तो करंट इन द डायोड इज इक्वल टू पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द डायोड डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। तो कितनी करंट इस डायोड में होगी? तो पोटेंशियल ड्रॉप कितना है डायोड का? 0.5। और रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है? 2.5। इसका मतलब कितनी करंट हो गई बच्चों? 0.2 एम्पियर की करंट हो गई बच्चों। आप जानते हो ना कि सीरीज में करंट सेम होती है। तो अगर सीरीज में करंट सेम होती है इसका मतलब यही करंट इस आर रेजिस्टेंस में भी होगी। ये जो आर रेजिस्टेंस यहाँ पे सर्किट में दिया गया है, और यही आपके D4 डायोड में भी होगी। ये डायोड मैंने D लिख दिया, मतलब डायोड। और ये 1.5 वोल्ट, ये 1.5 वोल्ट की बैटरी है। सीरीज में करंट सेम, तो करंट वही होनी चाहिए। मैं कह सकता हूँ करंट को, करंट देने वाला 1.5 वोल्ट है अपॉन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, मतलब एक तो ये रेजिस्टेंस जो यहाँ पे लगा हुआ है प्लस डायोड का रेजिस्टेंस। तो बच्चों करंट सीरीज में सेम, तो जो डायोड में है वही हर जगह है, मतलब 0.2 एम्पियर। 1.5 अपॉन ये रेजिस्टेंस आपको निकालना है। उसने यही तो कहा था कि ये सीरीज में जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है उसकी वैल्यू बताइए। और डायोड का रेजिस्टेंस कितना है? 2.5। यहां से आप इस रेजिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं और ये कैलकुलेट होके आ गया 5 ओम। नेक्स्ट, ये सवाल रिपीट हो गया बच्चों, ये हम पहले कर चुके हैं, पीछे ही किया है अभी। सेकंड सवाल ही था शायद इस वाले लेक्चर का। देन द पीक वोल्टेज ऑफ द आउटपुट ऑफ अ हाफ वेव डायोड रेक्टिफायर without filter is 10 volt. The DC component of output voltage. तो बच्चों इसके लिए सीधा फॉर्मूला बता देता हूं। वैसे अब फिल्टर सर्किट आपका सिलेबस नहीं है, इसलिए जब मैंने आपको रेक्टिफायर पढ़ाया होगा, समरी दी होगी रेक्टिफायर की, तो मैंने ये नहीं बताया होगा कि कैपेसिटर लगा के किस तरह से फिल्टर कर लेते हैं और किस तरह से उस डीसी करंट के फ्लक्चुएशन को खत्म कर देते हैं। तो बच्चों डीसी वोल्टेज, डीसी अगर आपको चाहिए तो आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे कि जो सिग्नल आ रहा था बिना फिल्टर के, वो कितना आ रहा था? 10 वोल्ट। 10 वोल्ट आ रहा था विदाउट फिल्टर। बस उसको पाई से डिवाइड कर दीजिए। ऑसिलेशन एंड वेव में भी आप इसको सीखते हैं। ऑसिलेशन और वेव में आप सीखते हैं कि व्हाट इज इक्विवेलेंट एंड व्हाट इज आरएमएस।
सीखते हैं वहां पे, एंड व्हाट इज एवरेज। लेकिन फिल्टर सर्किट अब आपका सिलेबस नहीं है, तो मैं कहूंगा कि ये सवाल आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन मैंने साथ साथ बता दिया कि आप करें क्या, बिना फिल्टर लगाए, बिना फिल्टर लगाए वोल्टेज क्या था, वोल्टेज विदाउट फिल्टर, वोल्टेज विदाउट फिल्टर को सिर्फ पाई से डिवाइड कर दें तो आपको आउटपुट वोल्टेज का डीसी कंपोनेंट मिल जाएगा, आउटपुट वोल्टेज का डीसी कंपोनेंट मिल जाएगा। इसलिए इस सवाल का आंसर हुआ 10/पाई। In a full wave rectifier circuit operating from 50 Hz, the fundamental frequency in the ripple will be। तो मैंने कहा रिपल विपल आपके अब सिलेबस है नहीं, फिल्टर रिपल ये सब आपका सिलेबस अब है नहीं। 50 हर्ट्ज की मेंस अगर आप सप्लाई करते हो तो रिपल जो है फुल वेव रेक्टिफायर में वो डबल हो जाती है, तो इसलिए 50 का डबल है 100, पर मैंने कहा रिपल फिल्टर अब आपका सिलेबस नहीं है। अब पीएन जंक्शन डायोड कैन बी यूज्ड एज, पीएन जंक्शन डायोड को हम किस यूज में ला सकते हैं, तो आप जानते हैं कि पीएन जंक्शन डायोड से हम क्या क्या बना सकते हैं। हम इससे जिनर डायोड बना सकते हैं, हम इससे एलईडी बना सकते हैं, हम इससे फोटो डायोड बना सकते हैं, हम इससे रेक्टिफायर बना सकते हैं, हम इससे सोलर सेल बना सकते हैं। तो इनमें से जो भी ऑप्शन लिखा हो आप उस ऑप्शन को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। अगला सवाल है बच्चों की, एक एलईडी है, एलईडी, एलईडी जानते हैं ना, फॉरवर्ड बायसिंग में पीएन जंक्शन, जो कि GaAsP से बना है। एनर्जी गैप दे रखा है, वेवलेंथ ऑफ द लाइट इमिटेड विल बी इक्वल टू, और आपसे वेवलेंथ पूछ ली है। तो जानते हैं ना कि जब कंडक्शन बैंड से, जब कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन आएगा तो एनर्जी इमिट करेगा, और एनर्जी जो इमिट होगी मतलब फोटोन इमिट होगा, उसकी एनर्जी का फॉर्मूला hc/लैम्डा होगा। उसका एक शॉर्टकट भी होता है, h और c की जगह 1242 लिख दीजिए, लेकिन अब लैम्डा यहाँ पर नैनोमीटर में लिखिएगा, और जो आने वाली एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी। तो एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही दे रखी है, कितनी, 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ पर एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही रखी जाए तो 1242 अपॉन, अब जो यहाँ से लैम्डा आएगा वो नैनोमीटर में आएगा। किस में आएगा लैम्डा, यहाँ से नैनोमीटर में आएगा। तो 1242 अपॉन 1.9 ये आ गया नैनोमीटर में। अगर आप चाहते हो कि आपको मीटर में आंसर देना है तो 1242 अपॉन 1.9, नैनोमीटर को मीटर में कैसे कन्वर्ट करोगे, 10⁻⁻9 से मल्टीप्लाई कर दो, तो अब ये आपका मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ गई। तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन मीटर, नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम मीटर सब में दे रखे हैं, तो जिससे भी मैच हो जाए तो आप देख सकते हैं कि ये नियरली है ना। अगर 2 होता तो 6 2 1 621, पर ये 2 से कुछ कम है तो 621 से कुछ ज्यादा 654 नैनोमीटर के आसपास ये आंसर आने वाला है। अगला सवाल, द गिवन ग्राफ रिप्रेजेंट VI करेक्टरिस्टिक ऑफ अ सेमीकंडक्टर डिवाइस। आप देख सकते हो कि पूरे सिलेबस में एक ही बार IV करेक्टरिस्टिक फोर्थ क्वाड्रेंट में जाता है, वो सोलर सेल का होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो ये IV करेक्टरिस्टिक सोलर सेल का है, तो देखो इनमें से कौन सी बात सोलर सेल के लिए लिखी है। इट्स अ VI करेक्टरिस्टिक फॉर सोलर सेल, हाँ बिल्कुल ठीक है, यही सही है। चलो क्वेश्चन नंबर 54 बच्चों, a Zener diode having breakdown voltage equal to 15 वोल्ट, 15 वोल्ट ब्रेकडाउन वोल्टेज है इसका। Zener डायोड का कुछ ऐसे मटेरियल से बना लिया होगा कि 15 वोल्ट का ब्रेकडाउन वोल्टेज है। इज यूज एज अ वोल्टेज रेगुलेटर द करंट थ्रू द डायोड इज, तो इस टाइम डायोड में कितनी करंट जा रही होगी। बच्चों आप जानते हो ना कि पैरेलल में पोटेंशियल सेम, पैरेलल में पोटेंशियल सेम, ये जानते हो ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सर्किट यहाँ पर बना हुआ है देखिए, इसमें ये 250 ओम यहाँ पर लगा हुआ है, और इस जगह एक जिनर डायोड लगा हुआ है। पंद्रह वोल्ट वोल्टेज रेगुलेटर की तरह काम करता है, तो ये 15 वोल्ट ही रहेगा।
और जिसके भी पैरेलल में लगा दोगे तो पैरेलल में पोटेंशियल सेम, तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस भी 15 वोल्ट ही रखेगा। यही पर्पस है इसको लगाने का। वोल्टेज रेगुलेटर की तरह ये काम करता है। रिवर्स बाइसिंग में जब पीएन जंक्शन को हैवी पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया जाता है तब जेनर डायोड बनते हैं। तो ये 20 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस आप यहाँ से दे रहे हो। बच्चों उस 20 में से अगर यहाँ पर 15 है तो फिर 5 यहाँ पर है, 5 वोल्ट। भाई आप देखो कि कुछ यहाँ पर जाएगा और कुछ इन दोनों के पैरेलल कॉम्बिनेशन में जाएगा। तो इन दोनों के पैरेलल में तो 15 गया, टोटल 20 था तो 5 यहाँ पर आया। तो उससे आपको ये पता चल गया कि ये करंट कितनी होगी। तो I इज इक्वल टू वी बाई आर, 5/250, 1/50 एम्पियर की करंट ये होगी, 1/50 एम्पियर की। अच्छा ये वाला रेजिस्टेंस जो है ये 1 किलो ओम दे रखा है, 1 किलो ओम। इसमें कितनी करंट जा रही है, ये वाली करंट। तो आप कह सकते हैं I इज इक्वल टू वी बाई आर, तो V इज 15 और R है 1 किलो ओम, 1000, 5 से डिवाइड किया तो 3 और ये 200, तो 3/200 एम्पियर की करंट इधर जा रही है। तो किरचॉफ का फर्स्ट लॉ इस जंक्शन पे लगा दीजिए। यहाँ से कितनी करंट जाएगी, देखिए ना टूटा हुआ है ना डायोड, तो आराम से रिवर्स करंट को जाने देगा, दिस इज I2। तो यहाँ से करंट आई कितनी, 1/50 एम्पियर, इधर चली गई I2 और उस रास्ते से गई है I1 की वैल्यू है 3/200। तो आपसे I2 पूछा गया है, 1/50 माइनस 3/200, LCM 200 हुआ, दिस इज 4, दिस इज 3, 1/200। I2 की वैल्यू 1/200 एम्पियर, 1/200 एम्पियर। इसको आप लिख सकते हैं 5 × 10⁻³ मतलब 5 मिली एम्पियर। ए आंसर। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीएन फोटो डायोड, जानते हैं फोटो डायोड, रिवर्स बायसिंग में पीएन जंक्शन, ठीक है, और स्मॉल बायसिंग देनी है, बहुत ज्यादा दे दोगे तो जेनर डायोड बन जाएगा। फोटो डिटेक्टर की तरह काम आते हैं। बैंड गैप 2.5 है, किस वेवलेंथ को डिटेक्ट कर सकता है। तो अगेन आपको क्या करना है, सिर्फ E इज इक्वल टू HC/λ लगाना है। E इज इक्वल टू HC/λ लगाना है, या E इज इक्वल टू 1242/λ लगा सकते हो। याद रखना अगर E इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पुट करोगे तो लैम्डा नैनोमीटर में आएगा, या लैम्डा नैनोमीटर में पुट करोगे तो E जो आएगा वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। E इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही दे रखा है, तो यहां से कैलकुलेट करके जो लैम्डा आएगा वो आएगा नैनोमीटर में। बात समझ में आ गई। जब एक बार नैनोमीटर में आपका आंसर आ गया तो उसको किसी भी चीज में कन्वर्ट कर लो, फिर चाहे मीटर में कन्वर्ट कर लो, चाहे एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट कर लो। 1 एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 मीटर होता है, 1 नैनोमीटर 10⁻⁻9 मीटर होता है। बोलो बात समझ में आ गई। तो इस तरह से आप अपने आंसर को मैच कर लेना। 400 नैनोमीटर ये यहाँ से आएगा, जिसको आप 4000 एंगस्ट्रॉम भी कह सकते हो। मैं जा रहा हूँ अगले सवाल। A PN photodiode is made of band gap this one, minimum frequency of radiation that can be absorbed। तो बच्चों जैसे जो E है उसको आप HC/λ कह देते हो, इसी तरह से आप E को H न्यू भी कह सकते हो। E को तो E कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बच्चों अब ये जूल में कन्वर्ट हो गया, जैसे 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो उसको लिख सकते हैं 2 × 1.6 × 10⁻⁻19। अब ये जूल में कन्वर्ट हो गया। H प्लैंक कांस्टेंट 6.6 × 10⁻34 जूल सेकेंड मल्टीप्लाइड विद फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी ही वो पूछ रहा है जो यहां से कैलकुलेट होकर आ जाएगी। समझ गए, ये आपका आंसर हुआ। अगला सवाल, जेनर डायोड इज यूज्ड फॉर। जेनर डायोड किस लिए यूज होता है, तो मेरे ख्याल से मैं आपको बता चुका हूं कि वो वोल्टेज रेगुलेटर होता है। वोल्टेज रेगुलेटर होता है, वोल्टेज को स्टेबलाइज करता है। क्या वो एम्पलीफिकेशन के लिए यूज होता है, नहीं। ट्रांजिस्टर यूज होते हैं एम्पलीफिकेशन के लिए, रेक्टिफिकेशन के लिए नहीं। रेक्टिफायर कौन होते हैं, पीएन जंक्शन डायोड ही होते हैं। अगर एक डायोड यूज करोगे तो हाफ वेव रेक्टिफायर, 2 डायोड यूज करोगे तो फुल वेव रेक्टिफायर। लेकिन डायोड, जेनर डायोड तो डायोड के टूटने के बाद बनता है, तो रेक्टिफायर नहीं होता है। स्टेबलाइजेशन, हाँ जी बिल्कुल स्टेबलाइजेशन करेगा ये, तो इसके लिए मैं इसका सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक करूंगा। ऑसिलेशन इन ऑसिलेटर नहीं, ये भी ट्रांजिस्टर की वर्किंग है। तो
ए और डी ट्रांजिस्टर के काम है, बी पीएन जंक्शन डायोड का काम है, तो स्टेबलाइजर के लिए इसको यूज कर सकते हैं, तो मैं इसका आंसर सी टिक करूंगा। ठीक है जी, अगला सवाल। इन अ पीएन जंक्शन फोटो सेल, अगला सवाल फोटो सेल से रिलेटेड है। अब पीएन जंक्शन फोटो सेल, देखो फोटो सेल और सोलर सेल में डिफरेंस है। सोलर सेल क्या था, अनबायस्ड पीएन जंक्शन है ना, फोटो सेल नहीं है वो। द वैल्यू ऑफ द फोटो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स प्रोड्यूस्ड बाय द मोनोक्रोमेटिक लाइट इज प्रोपोर्शनल टू, तो इसको तो आप एक तरह से फोटो डायोड मानिए, और फोटो डायोड के लिए इनमें से क्या सही है, तो आप देखिए कि जितनी इंटेंसिटी आप चेंज करेंगे सर्किट में लगे हुए एमीटर की रीडिंग उसी हिसाब से चेंज होती जाएगी। तो इसका सही आंसर बच्चों होगा बी। ओके, आगे कह रहा है फॉर द लॉजिक सर्किट, तो चलिए लॉजिक गेट की बात आज नहीं करेंगे, आज तो सेमीकंडक्टर पे कैसे सवाल आते हैं बस मैंने वही बात की। इस तरीके के सवाल बच्चों सेमीकंडक्टर पे आते हैं। तो जो मैंने दोनों समरी के बनाए हैं वीडियोस, जो 2 प्रैक्टिस सेशन बनाए हैं, इसी तरीके की वैरायटी आपको पेपर में देखने के लिए मिलने वाली है। इसी तरह से किसी दिन लॉजिक गेट की बात करेंगे, लॉजिक गेट के रिवीजन वीडियोस डाल दूंगा और उसके भी प्रैक्टिस सेशन इसी तरीके से लिए जाएंगे। थैंक यू।